सो हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होंगे। आज से हम लोग यूनिट 1 कवर करते हैं। चलो स्टार्ट ही कर देते हैं। तो देखो, यूनिट 1 के अंदर सबसे पहला टॉपिक आता है वैल्यूज़ या फिर ह्यूमन वैल्यूज़ क्या होते हैं। तो जैसे कि हमारा सब्जेक्ट का नाम है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़, तो हमको पता होना चाहिए ह्यूमन वैल्यूज़ होता क्या है। तो ह्यूमन वैल्यूज़ हमारी वो वैल्यूज़ होती हैं जो हमको हारमनी में रहना सिखाती हैं, हमको पीस में रहना सिखाती हैं, हमको कैसे रिलेशनशिप को मेनटेन करना है वो सिखाती हैं, हमको कैसे हारमनी माई सेल्फ, हारमनी इन फैमिली, हारमनी इन नेचर, हारमनी इन कोएग्जिस्टेंस, ये सब कुछ हमको कैसे मेंटेन करना है ये सब सिखाती हैं। पॉइंट्स वाइज पढ़ते हैं। ये हमारे टूल्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं कि हमने ह्यूमन रिलेशंस को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम लोग पीस को मेंटेन कर सकते हैं जब बहुत ज़्यादा हाई टेंशन हो। These are the tools that permit us to live together in harmony and personally contribute to peace। ये हमारे वो टूल्स हैं, मतलब ये जो हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारी वो वैल्यूज़ हैं या फिर वो टूल्स हैं जो हमको हेल्प करते हैं जिससे कि हम हारमनी के अंदर रह सकें सभी लोग के साथ और एक अपना एफर्ट डाल सकें पीस मेंटेन करने के लिए। ठीक है, इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे रिस्पेक्ट हुआ, कंसिड्रेशन हुआ, मतलब लोगों को और लोगों को भी कंसिडर करना, एप्रिसिएशन हुआ, लोगों को एप्रिशिएट करना, लिसनिंग, एम्पैथी एंड लव टुवार्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, ये सब हमारे किसके एग्जांपल हैं, ह्यूमन वैल्यूज़ के। ठीक है, अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़। तो फैक्टर्स के अंदर पहला टॉपिक आता है हमारा असर्टिवनेस। असर्टिवनेस का मतलब होता है कि कौन सा ह्यूमन कितना एबल है कि वो अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर की ग्रेटिट्यूड को, अपने अंदर का जो एटीट्यूड है उसको ओपनली रख सके बिना किसी भेदभाव के। ऐसा नहीं हो कि उससे थोड़ा सा अफेक्शनेट होके उसके फेवर में बोल दे, ऐसा नहीं हो। वो बिना किसी के प्रेशर में आके, बिना किसी चीज़ को कंसिडर करते हुए जो उसको लगे राइट है तो राइट का बिहेवियर दे, अगर रॉन्ग है तो रॉन्ग वाला बिहेवियर दे। इसको हम लोग असर्टिवनेस बोलते हैं। और जब एक इंसान असर्टिव होता है तो उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको रिस्पेक्ट समाज से भी मिलती है। जब हमको पता होता है कि हाँ ये इंसान सही बोलेगा हमेशा, तो हम क्या करेंगे, उसी के पास जाएंगे उसे पूछने के लिए, हाँ भाई ये सही है या गलत है, और सही होगा तो बता देगा, गलत होगा तो वो बता देगा हमको, लेकिन एक यकीन रहेगा कि हाँ ये इंसान सही बोलेगा। ठीक है, और असर्टिवनेस के अंदर और एक क्वालिटी आती है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो उसको लिए अपोलोजाइज़ करने की आपके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए। आपने जो मिस्टेक की उसको आप एडमिट कर सको, ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमारा होता है असर्टिवनेस के अंदर। नेक्स्ट इज सेल्फ मॉनिटरिंग। तो सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है, यहाँ से पढ़ते हैं हम लोग, इट मीन्स एडेप्टेबिलिटी इन एडजस्टिंग देयर बिहेवियर टू एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स। इसका मतलब होता है एक इंसान है, उसकी मान लो कोई आदत है हर वक्त लोगों को हंसाने की। अब वो मान लो किसी की शोक सभा के अंदर गया, कहीं पे किसी की डेथ हो गई, वहाँ पर गया और वहाँ पर वो सब लोगों को हंसाए, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके लिए हारमोनी क्रिएट नहीं करेगा ना, वो वहाँ पे डिसहारमोनी क्रिएट कर देगा और लोगों के साथ, और वहाँ पे फिर लड़ाई झगड़ा ये भी हो सकता है, या फिर उसके इंसान के साथ लोगों को थोड़ा गुस्सा आए, तो ये वहाँ पे हारमोनी पूरी की डिसबैलेंस हो जाएगी। तो सेल्फ मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि एक इंसान के अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो एक्सटर्नल सिचुएशनल फैक्टर्स के अकॉर्डिंग खुद को मेनटेन कर सके, खुद के बिहेवियर को एडजस्ट कर सके। दैट इज़ कॉल्ड सेल्फ मॉनिटरिंग। ठीक है, इंडिविजुअल्स विद सेल्फ मॉनिटरिंग आर हाईली सेंसिटिव टू एक्सटर्नल क्विज एंड बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। क्विज का मतलब होता है एक्सटर्नल रीजन्स या फिर एक्सटर्नल पैरामीटर्स, इन सब के लिए हाईली सेंसिटिव रहते हैं। वो इंसान जो सेल्फ मॉनिटरिंग रखते हैं वो इन सब के लिए हाईली सेंसिटिव रहते हैं। जैसे उनको पता चला कि यहाँ पे मुझे हंसने वाला रिएक्ट करना है तो वो हंसने वाला रिएक्ट करते हैं, जैसे उनको पता चला यहाँ पे मुझे एंग्री, मतलब एंगर दिखाना है तो एंगर दिखाते हैं। तो वो इंसान जो सेल्फ मॉनिटर होते हैं वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एक्सटर्नल पैरामीटर्स को लेकर। ठीक है, और वो डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली रिएक्ट भी करते हैं। इसके बाद आता है वैल्यू डोमेन या फिर डोमेन ऑफ विजडम। क्या होता है डोमेन ऑफ विजडम का मतलब होता है कि पहले तो हमको अपने गोल्स को आइडेंटिफाई करना पड़ता है और फिर उनको एक राइट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड भी करना पड़ता है। इसी को हम लोग वैल्यू डोमेन या फिर डोमेन ऑफ विजडम कहते हैं। जैसे यहाँ से पढ़ते हैं, व्हेन वी आइडेंटिफाई एंड सेट द राइट गोल्स एंड प्रोड्यूस्ड इन राइट डायरेक्शन, मतलब हम जब आइडेंटिफाई कर लें या फिर अपने राइट गोल्स को सिलेक्ट कर लें और फिर उनको हम लोग एक राइट डायरेक्शन के अंदर प्रोसीड करें, उसी को हम लोग वैल्यू डोमेन बोलते हैं। स्किल्स, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें एक नंबर में आ सकती हैं। स्किल्स का मतलब क्या होता है, स्किल्स का मतलब होता है एक किसी इंडिविजुअल के अंदर क्या क्वालिटी है, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक है, उसे हम लोग स्किल्स बोलते हैं। क्या उसके अंदर कैपेबिलिटी है, क्या उसकी एबिलिटी है, दैट इज़ कॉल्ड स्किल्स। ठीक है, तो स्किल्स अगर आपके पास हैं और आपके पास वैल्यू हैं, अगर आपके पास ह्यूमन वैल्यूज़ हैं और स्किल्स है, तभी आप अपनी बेसिक एस्पिरेशंस को
अचीव कर पाओगे। बेसिक एस्पिरेशंस क्या होते हैं वो हम आगे चल के देखेंगे अभी इसी यूनिट के अंदर। बस अभी ये समझ लो, अगर आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर हैं, आपकी जो विशेस हैं, आप उनको तभी पूरा कर सकते हो जब आपके पास स्किल्स होंगी और दूसरी वैल्यूज़ होंगी। ये दो चीज़ें होंगी जब ही आप अपने एस्पिरेशंस को एक्वायर कर सकते हो। नेक्स्ट इज़ वैल्यू एजुकेशन। तो वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है कि वो एजुकेशन जो हमको बताए कि क्या चीज़ वैल्यूएबल है और क्या चीज़ वैल्यूएबल नहीं है ह्यूमन हैप्पीनेस के लिए। मतलब वैल्यूएबल तो हर चीज़ है इस टाइम पे, लेकिन ह्यूमन की हैप्पीनेस के लिए, ह्यूमन इंसान को अंदर से खुश रहने के लिए, एक हार्मनी क्रिएट करने के लिए क्या चीज़ वैल्यूएबल है। इट इनेबल्स नहीं, द सब्जेक्ट डेट इनेबल्स अस टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ वैल्यूएबल फॉर ह्यूमन हैप्पीनेस इज कॉल्ड वैल्यू एजुकेशन। ठीक है, अब वैल्यू एजुकेशन क्या करता है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे, वैल्यू एजुकेशन हेल्प्स एवरीवन इन इम्प्रूविंग द वैल्यू सिस्टम डेट ही सी होल्ड्स एंड पुट इट टू यूज़। वैल्यू एजुकेशन का मतलब होता है कि जैसे हर एक इंसान है, हर एक इंसान ने एक अपने माइंड के अंदर एक अलग वैल्यू सिस्टम बना रखा है ना। अब सामने वाला इंसान उसने एक अलग वैल्यू सिस्टम बना रखा है, मेरे बगल वाला इंसान है उसने एक अलग वैल्यू सिस्टम बना रखा है, लेकिन हो सकता है किसी का गलत वैल्यू सिस्टम हो सकता है किसी का वैल्यू सिस्टम है लेकिन उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत हो सकता है कोई बिल्कुल ही ज़्यादा गलत वैल्यू सिस्टम को वो अपने अंदर धारण करके बैठा हो और उसी से वो पूरे इंसान को जज करता हो, पूरे समाज को जज करता हो। तो इस वैल्यू सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए वैल्यू एजुकेशन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। आई होप इट इज़ क्लियर। अब ना इम्पोर्टेंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। तो भाई वैल्यू एजुकेशन की इम्पोर्टेंस क्या होती है, तो वैल्यू एजुकेशन हमको इनर हैप्पीनेस मेंटेन करने के लिए हेल्पफुल रहता है। जब हमको वैल्यू एजुकेशन होगी तभी तो हम इनर हैप्पीनेस मतलब अंदर से खुश रहेंगे। वैल्यू एजुकेशन से हेल्प अस टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। जब हमारे पास अच्छी वैल्यू एजुकेशन होगी, हमारे वैल्यू सिस्टम अच्छे होंगे, हमारे थॉट्स अच्छे होंगे, तो हमारी रिलेशनशिप और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। वैल्यू एजुकेशन हेल्प करता है कि हम अपने गोल्स को मतलब राइट गोल्स को आइडेंटिफाई कर सकें। ऐसे नहीं हो, गोल्स तो बहुत होते हैं इंसान के, लेकिन राइट गोल्स उनको पता चलेगा कि ये मेरे लिए राइट गोल्स है, उसको आइडेंटिफाई कर सकें। कहाँ से आइडेंटिफाई करेंगे, वैल्यू एजुकेशन से। वैल्यू एजुकेशन ही हमको बताता है कि हम लोग कैसे हार्मनी में रह सकते हैं। वैल्यू एजुकेशन ही है जो टेंशन है, जो डिसहार्मनी है, उसको रिड्यूस करता है, उसको एलिमिनेट करने की कोशिश करता है। कहाँ से आता है, वैल्यू एजुकेशन से होता है। तो इन सबको आप पढ़ सकते हो। आपको ये नोट्स चाहिए हो, टेलीग्राम पे इंजीनियर तमोरी सर्च कीजिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब आते हैं गाइडलाइंस ऑफ वैल्यू एजुकेशन। अब वैल्यू एजुकेशन ये है, वैल्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में मिलती है, तो इस वैल्यू एजुकेशन के लिए गाइडलाइंस भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि कुछ भी आप कुछ भी अपने आप पैरामीटर सेट कर लो कि ये वैल्यू एजुकेशन है। ऐसे तो हर एक इंसान अपने हिसाब से, अपने बेनिफिट के हिसाब से, अमीर इंसान अपने बेनिफिट के हिसाब से वैल्यू एजुकेशन बना लेगा, एक पुअर इंसान अपने बेनिफिट के हिसाब से वैल्यू एजुकेशन बना लेगा, एक क्रिमिनल अपने हिसाब से वैल्यू एजुकेशन बना लेगा। तो इन सब चीज़ों को, इन सब पॉसिबिलिटी को रिड्यूस करने के लिए गाइडलाइंस होती हैं वैल्यू एजुकेशन की। तो गाइडलाइंस कैसी हैं, पहली चीज़ तो जो भी वैल्यू एजुकेशन हो वो यूनिवर्सल हो। यूनिवर्सल इन द सेंस कि वो हर एक टाइम पे, हर एक इंसान के लिए, हर एक जगह पर सेम हो। ऐसा नहीं हो कि आप यहाँ पर पूछें किसी क्वेश्चन का आंसर तो वो यहाँ पर अलग आए, और आप लंदन, यूके, यूरोप कहीं जाकर पूछें तो उसका आंसर अलग आए। जैसे हम यहाँ पर पूछते हैं कि इंसान को ट्रस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे इंसान बोलेगा हाँ चाहिए ट्रस्ट। इंसान को हैप्पीनेस चाहिए कि नहीं चाहिए, चाहिए, हाँ चाहिए। आप चाहे यूरोप में पूछ लो, चाहे यूके में पूछ लो, चाहे लंदन में पूछ लो, स्विट्ज़रलैंड में पूछ लो, कहीं भी चले जाओ, हर एक इंसान का जवाब होगा येस वी वांट हैप्पीनेस। तो दैट इज़ कॉल्ड यूनिवर्सलिटी। मतलब हर एक चीज़ हर एक जगह वो एप्लीकेबल हो। ऐसा नहीं हो जैसे हम यहाँ पे अगर कहीं पूछ लें, जैसे हमारे इंडिया के अंदर ज़्यादातर क्या होता है, जैसे जो सुंदरता होता है उसको कलर के बेसिस पे जज किया जाता है। जैसे हम अपने इंडिया में पूछें कि सुंदर कौन होता है, तो बोलेगा ज़्यादातर लोग बोलेगा जिसका चेहरा अच्छा है, जो गोरा है, बेसिकली जो गोरा है। ठीक है, अब यहाँ पर पूछ लो जो गोरा है। अब थोड़ा हम थोड़ा उधर जाते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, थोड़ा जो देश सर्दी जो जहाँ पे कोल्ड वेदर रहता है, तो वहाँ के लोग तो ऑलरेडी फेयर रहते हैं। अब वहाँ से पूछें जो वहाँ से पूछें अगर हम कि बताइए सुंदरता क्या होता है, तो उनका जवाब गोरा नहीं होगा, क्योंकि वो तो सभी लोग गोरे हैं। उनका जवाब कुछ और होगा, जैसे कि एक फाइनेंशियली एबल हो अपनी फैमिली को फीड करने के लिए, और मतलब कि जो अपने दिल से अच्छा हो उसे वो लोग सुंदर बोलेंगे। ऐसा मतलब हो सकता है ना। मतलब यहाँ पर पूछें तो सुंदरता का मतलब होता है गोरा होना, वहाँ पर कुछ अलग अंतर होगा, ये है। तो ये हमारा यूनिवर्सल नहीं है। और नेक्स्ट चीज़ आती है, जैसे आप लोग यहाँ से पढ़ सकते हो, वैल्यू एजुकेशन शुड बी यूनिवर्सल इन नेचर, इन अदर वर्ड्स इट मस्ट बी यूनिवर्सली एप्लीकेबल टू ऑल ह्यूमन बींग्स एंड शुड बी ट्रू एट ऑल टाइम्स एंड ऑल प्लेसेस।
इट कांट वर्क इफ़ इट इज़ लिमिटेड टू नंबर ऑफ पीपल। हाँ, वैल्यू एजुकेशन अगर आपकी कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल्स के लिए ही लिमिटेड होगी तो वो काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे ही आप उसी सब्जेक्ट को कहीं और ले आके टीच करोगे, वहाँ पे अगर नंबर ऑफ मतलब डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल होगा तो वो बोलेगा भाई ये तो गलत बात है। तो यही चीज़ पे हमारा डिपेंड करता है वैल्यू एजुकेशन। पहली गाइडलाइन क्लियर है। नेक्स्ट चीज़ है रेशनल। रेशनल का मतलब होता है कि हम जो वैल्यू एजुकेशन दे रहे हैं वो रीजनेबल होनी चाहिए। रीजनेबल इन द सेंस कि उसके लिए एक रीज़न होना चाहिए, लॉजिकल होना चाहिए, कुछ भी इलॉजिकल चीज़ नहीं होनी चाहिए, कुछ भी हम लोग प्री कंडीशन ना कर लें। प्री कंडीशन मतलब हमने खुद से ही हम लोग खुद से ना सोच लें, ये हमारी ऐसी वैल्यू एजुकेशन नहीं होनी चाहिए। हम लोग ब्लाइंड बिलीव्स के ऊपर वो डिपेंड बेस्ड ना हो, या फिर हमारे डोगमास के ऊपर बेस्ड ना हो, और सीधे हम कह सकते हैं कि वैल्यू एजुकेशन एक सेट ना हो डूज का या डोंट्स का। इंपॉर्टेंट पॉइंट, वैल्यू एजुकेशन एक सेट ना हो डूज का या डोंट्स का, मतलब अपनी तरफ से खुद बना दो कि ये डूज हैं, ये हमें करना है, ये डोंट्स हैं, ये हमें नहीं करना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक चीज़ का एक लॉजिकल रीज़न होना चाहिए। नेक्स्ट इज़ नेचुरल एंड वेरीफाइबल। इसका सेंस मतलब ये है कि आप जो वैल्यू एजुकेशन ले रहे हो वो हमारी नेचुरल भी होनी चाहिए ही चाहिए। अब 1 मिनट, बरसात आ गई है छत पे। अब देखिए, थर्ड पॉइंट ये था हमारा कि जो वैल्यू एजुकेशन हम लेकर आएँ वो हमारी नेचुरल भी होनी चाहिए और वेरीफाइबल भी होना चाहिए। तो नेचुरल का मतलब क्या होता है? नेचुरल का मतलब वो एक ऐसा वैल्यू एजुकेशन लेकर आएँ जो कि जो ह्यूमंस होते हैं उसको वो नेचुरली एक्सेप्ट कर सके। ऐसा नहीं हो कि वो फोर्सफुली हो, वो हमारे नेचुरल अंदर से ही हमको फीलिंग आए कि हाँ ये चीज़ सही है। वैल्यू एजुकेशन के अंदर अगर हम लोग उन वैल्यूज़ से काम करेंगे जो कि नेचुरल होंगी हमारे लिए, तो उससे क्या होगी, म्यूचुअल फुलफिलमेंट होगी और हैप्पीनेस होगी। ये सब चीज़ें हमारी कहाँ से आएंगी? नेचुरल वैल्यू एजुकेशन से। और वेरीफाइबल का मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी स्टेट कर दिया उसे हम लोग मान लें, नहीं। वेरीफाइबल का मतलब है कि हम जो वैल्यू एजुकेशन लेकर आए वो नेचुरल तो हो, साथ में वेरीफाइबल हो। आई मीन कि उसको हम लोग वेरीफाई भी कर सकें। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल दिया उसे हमने मान लिया, उसको हम अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस से उसको हम वेरीफाई भी कर सकें। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पढ़ ही लेना आप लोग, यहीं पे सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट इज ऑल एन कंप्रेसिंग। ऑल एन कंप्रेसिंग का मतलब होता है कि जो हम लोग वैल्यू एजुकेशन लेकर आ रहे हैं वो सिर्फ एक पर्टिकुलर डायमेंशन पर ही एप्लीकेबल ना हो, वो ह्यूमन के सारे डायमेंशंस को इंक्लूड करे। ये होता है हमारा ऑल एन कंप्रेसिंग। तो आपको ऑल एन कंप्रेसिंग समझ में आ गया होगा। इसका नाम है ऑल एन कम पासिंग। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझाता हूँ, मेरे को लग रहा है जैसे मैंने नहीं अच्छे से बता पाया। ऑल इनकम पासिंग का मतलब होता है, जैसे मान लो वैल्यू एजुकेशन है, तो वैल्यू एजुकेशन सिर्फ एक एकेडमिक सब्जेक्ट ना बन के रह जाए, मतलब सिर्फ इसको पढ़ा दिया, बच्चों ने पढ़ लिया, इसको पास होकर अच्छा स्कोर कर लिया, सिर्फ ये बनकर ना रह जाए। इसका मेन एम होता है कि वो ह्यूमन के अंदर जो कॉन्शियसनेस है उसको एनिमल कॉन्शियसनेस से ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर ट्रांसफॉर्म कर सके। ये हम आगे पढ़ेंगे। एनिमल ह्यूमन मतलब कि वो उसकी जो कॉन्शियसनेस है उसको वो ट्रांसफॉर्म कर सके, एक अच्छी कॉन्शियसनेस के अंदर ले जा सके। ठीक है, ये सिर्फ हमारे किसी एक डायमेंशन के अंदर ना लगी रह जाए, इसको हम लोग सभी डायमेंशंस के अंदर इसको हम एप्लीकेबल कर सके। जैसे कि थॉट के अंदर, अपने बिहेवियर के अंदर, वर्क के अंदर, अंडरस्टैंडिंग के अंदर, और साथ में हर एक लेवल पे काम कर सके। जैसे कि इंडिविजुअल हो गया, फैमिली हो गया, सोसाइटी हो गया, नेचर हो गया। तो ऑल एनकम्पासिंग आपको आप अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज लीडिंग टू हार्मनी। लीडिंग टू हार्मनी का मतलब होता है कि वैल्यू एजुकेशन एक ऐसी एजुकेशन हो जिससे कि हम लोग हार्मनी के अंदर रहना सीख सकें। ऐसा नहीं हो कि बस पढ़ लिया और काम चल गया, हम लोग इसको हार्मनी में अपने अंदर इसको एप्लीकेबल कर सकें, और जिससे कि हम लोग खुद भी हार्मनी में रहें, नेचर के साथ भी रहें, फैमिली के साथ भी रहें, सोसाइटी के साथ भी रहें। ये चीज़ हमको काम करनी चाहिए वैल्यू एजुकेशन से। ऐसी वैल्यू एजुकेशन होनी चाहिए हमारे अंदर। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये क्वेश्चन आप नहीं समझ में आए तो एज इट इज़ याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपको पक्का 110% मिलेगा ही मिलेगा यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर। तो देखिए, सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहले नोट से नहीं अपनी तरफ से बताता हूँ, कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब होता है कि हम लोग खुद को एक्सप्लोर करें, हम लोग अपनी नीड्स को एक्सप्लोर करें, हम लोग अपने एम को एक्सप्लोर करें। कैसे एक्सप्लोर करें? खुद के अंदर झांक के कि हम लोग क्या हैं, क्या बनना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, कैसे होगा, हम बेसिकली चाहते क्या हैं, इसको हम लोग सेल्फ एक्सप्लोरेशन बोलते हैं। अब पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। देखिए, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग व्हाट इज़ वैल्यूएबल टू मी बाय इन्वेस्टिगेटिंग
माई सेल्फ। मतलब होता है कि इससे हम लोग ये समझ सकते हैं, ये प्रोसेस है कि क्या हमारे लिए वैल्यूएबल है, क्या चीज़ हमारे लिए बेनिफिशियल है, क्या चीज़ हमारे लिए वैल्यूएबल है, उसको आइडेंटिफाई करने का प्रोसेस होता है सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ठीक है, सिंस इट इज़ मी हु फील्स हैप्पी, अनहैप्पी, सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल, सो वॉट एवर इज़ राइट फॉर मी और ट्रू फॉर मी बीइंग जज विद इन माई सेल्फ। मतलब कि ये मैं ही तो हूँ, मतलब मुझे ही तो महसूस होगा, हैप्पीनेस मुझे महसूस होगी, अनहैप्पीनेस मुझे महसूस होगी, हेटरेड मुझे महसूस होगी, सक्सेसफुल मुझे महसूस होगा, अनसक्सेसफुल मैं होऊंगा। तो मेरे लिए क्या सही है वो मेरे मेरे को ही तो पता होना चाहिए, मेरे लिए क्या गलत है क्या सही है। तो ये सब चीज़ें मेरे अंदर जज होनी चाहिए, मुझे पता होना चाहिए कि ये हाँ ये चीज़ मेरे लिए सही है और ये चीज़ गलत है। ठीक है, थर्ड पॉइंट बोल रहा है कि ये डायलॉग होता है बिटवीन वॉट यू आर एंड वॉट यू वॉन्ट टू, मतलब क्या तुम हो और क्या बनना चाहते हो। नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ एवेल्यूएशन थ्रू सेल्फ इन्वेस्टिगेशन। मतलब खुद का ही हम एवेल्यूएशन करते हैं, कैसे, सेल्फ इन्वेस्टिगेशन से। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए और इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। अगर आपको कोई आपको कमी लग रही हो तो उसको भी कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ नोइंग आवर इनेटनेस एंड मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन। ठीक है, प्रोसेस ऑफ नोइंग ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैरेक्टर एंड लिव अकॉर्डिंगली। हम लोग अपने ह्यूमन कंडक्ट को पहचाने, ह्यूमन कैरेक्टर को पहचाने और उसी के हिसाब से फिर रहें, यही हमारा सेल्फ एक्सप्लोरेशन है। प्रोसेस ऑफ बीइंग इन हारमनी विद वन सेल्फ एंड एंटायर एग्जिस्टेंस। हम लोग कैसे खुद के साथ हारमनी में रह सकते हैं, कैसे हम लोग पूरे नेचर के साथ हारमनी में रह सकते हैं, ये सब सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर आता है। और मैं बोल रहा हूँ ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज बेसिक कंटेंट ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो बेसिक कंटेंट का मतलब है कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन के अंदर क्या आता है। तो दो चीज़ आती हैं, डिज़ायर, गोल्स और प्रोग्राम। ठीक है, तो डिज़ायर गोल्स का मतलब है कि ह्यूमन क्या चाहता है, क्या उसके विशेस हैं, क्या उसकी डिज़ायर्स हैं, उसे हम लोग डिज़ायर और गोल्स बोलते हैं। आता है ये क्वेश्चन तो एक नंबर में आता है या फिर उसी के साथ अटैच होके आ सकता है। ठीक है, तो व्हाट आर ह्यूमन डिज़ायर गोल्स, व्हाट डू आई रियली वांट इन लाइफ और व्हाट इज़ द गोल्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, ये हमारे डिज़ायर गोल्स में आते हैं। प्रोग्राम्स का मतलब होता है कि जो हमारे डिज़ायर्स हैं या गोल्स हैं उनको हम अचीव कैसे कर सकते हैं, किन प्रोग्राम्स की हेल्प से उनको हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का जो भी टॉपिक चल रहा है ये पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा चल रहा है प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। तो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का क्या प्रोसेस है, तो सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ठीक है, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और टेलीग्राम पे जाके ज्वाइन कर लीजिए। आपको फ्यूचर में कुछ ना कुछ तो इम्पोर्टेंट देता ही रहूँगा। और नेक्स्ट इज प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन का मतलब है कि यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज़ के अंदर जो कुछ भी आपको बताया जाएगा उसको आप एज इट इज़ एक्सेप्ट मत करो, उसको आप अपने आप वेरीफाई करके देखो क्या चीज़ सच में है भी या नहीं। तो इसका पहला पॉइंट यही है कि आपको जो कुछ भी स्टेट किया जाए, आपको जो कुछ भी बोला जाए, तो उसको एक प्रपोजल की तरीके से मान के देखो। प्रपोजल मतलब कि उसको मान के देखो कि ये सही है भी या नहीं है, इसे बस चेक करके देखो। एक प्रपोजल मान लो, उसे ट्रू मान लो मत, अपनी तरफ से मत ट्रू मान लो या अपनी तरफ से फॉल्स भी मत मान लो, उसे अपनी तरफ उसको वेरीफाई करके देखो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है डोंट एज्यूम इट ट्रू या फॉल्स विदाउट प्रॉपर एक्सप्लोरेशन। मतलब उसको पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी मिला आपने बोल दिया हाँ भाई ट्रू है, आपको कुछ भी मिला आपने बोल दिया हाँ ये फॉल्स है, ऐसे नहीं। ऐसे कुछ कैसे हो जाएगा भाई, आपको कुछ पहले उसे एक्सप्लोरेशन भी करना पड़ेगा उसका। ठीक है, वेरीफाई इट इन योर ओन राइट ऑन द बेसिस ऑफ इट बीइंग नेचुरली एप्लीकेबल टू यू। मतलब इसको खुद से वेरीफाई करो कि क्या ये सही है भी है या नहीं है, अपने खुद अपने नेचुरली एक्सेप्टेबल है कि नहीं, आपको इस चीज़ से वेरीफाई करो। ठीक है, इसी के अंदर है, इसी पॉइंट के अंदर है नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स। मतलब इसको डायरेक्टली बस तुम स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे एक्सेप्ट मत कर लो या फिर स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे इसको तुम डायरेक्टली रिजेक्ट भी मत कर दो, या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे इसे तुम एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत कर दो, या फिर किसी इंसान ने बोल दिया उसके बेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट मत कर दो। इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है जैसे मान लो आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया, ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट से आपने एक रिजल्ट बना लिया, उसको आपने लिख दिया। अब क्या पता वो एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस के लिए एप्लीकेबल हो। तो यही मतलब है इंस्ट्रूमेंट का कि आप उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट मत करो, उसको खुद करके देखो, अपने आप करके देखो। यही होता है हमारा प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। मतलब अभी और भी है आगे। ठीक है, इसका आता है देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू
केयरफुली, ये तो पॉइंट ऐसे ही मैंने लिख लिया था। हाँ भाई, इसके बाद आता है कि देन व्हाट टू डू, मतलब ये जो हमने बता दिया कि ऐसे ऐसे नहीं करना है। अब आता है कि हमको क्या करना है। तो वो जो आपको प्रपोजल मिला है ना, उसको आप अपने बेसिस पे देखो, अपने बेसिस पे देखो क्या वो नेचुरल एक्सेप्टेंस फॉलो करता है या नहीं। जैसे मान लो मैं तो जैसे बोला हूँ अपने बेसिस पे देखो, अपने बेसिस पे देखो, तो क्या देखें अपने बेसिस पे। जैसे मान लो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, आपको जीवन में क्या चाहिए, आप बोलोगे हैप्पीनेस चाहिए, चाहिए कि नहीं। तो यही हो गया आपके बेसिस पे। ठीक है, जैसे आपकी बुक में मिला है एवरी ह्यूमन वांट्स हेट्रेड, ये लिखा है। अब इसको आप डायरेक्टली एक्सेप्ट मत करो या ना रिजेक्ट करो, बस इसको अपने आप से पूछो, क्या भाई एवरी ह्यूमन हेट्रेड चाहता है? नहीं चाहता भाई, हर कोई चाहता है प्यार मोहब्बत से रहें सब लोग। इसीलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं, मतलब ये वैल्यू एजुकेशन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं। तो ये आपका नेचुरल एक्सेप्टेंस हो गया। ठीक है, और नेक्स्ट चीज़ होती है लिव अकॉर्डिंगली टू वैलिडेट इट एक्सपेरिमेंटली। मतलब आप उस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए दो काम कर सकते हो, एक तो आप उसको अपने नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछो, या फिर आप उसके अकॉर्डिंग रहकर देखो। जैसे कि आपको कोई पॉइंट मिला, आप उसके अकॉर्डिंग रहकर देखो, उसके अकॉर्डिंग रहोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ ये सही है भी है कि नहीं। जैसे अभी हम इसको आगे पढ़ेंगे, जैसे कि आप आगे मतलब इन्हीं पॉइंट्स में आगे नेक्स्ट पॉइंट्स में देखेंगे। आप उसको किसी इंसान के साथ रहकर देखो। जैसे आपको बताता हूँ, जैसे आपको जो प्रपोजल मिला, आप उस प्रपोजल को या तो नेचुरल एक्सेप्टेंस कर सकते हो या फिर एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट कर सकते हो। एक्सपेरिमेंटल वैलिडेट का मतलब होता है कि आप उसके अकॉर्डिंग रहकर देखो, आपको जो प्रपोजल मिला आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव कर देखो, उसके अकॉर्डिंग काम कर देखो। और किसके साथ? आप किसी इंसान के साथ काम कर देखो, और फिर नेचर के साथ काम कर देखो। अगर आप इंसान के साथ काम करोगे, अगर वो ट्रू होगा, जैसे यार नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, इफ़ द प्रपोजल इज ट्रू इन बिहेवियर विद ह्यूमन इट लीड टू म्यूचुअल हैप्पीनेस। अगर वो प्रपोजल ट्रू होगा तो आप क्या करोगे, जब किसी इंसान के साथ उसके अकॉर्डिंग रहोगे तो वहाँ पे म्यूचुअल हैप्पीनेस आएगी। जैसे मान लो उसके अंदर लिखा है कि छोटे भाई बहन को, आपको प्रपोजल दे रखा है कि छोटे भाई बहन को कुछ खाने को मत दो, और आप उसके अकॉर्डिंग रहकर देखो, आप अपने छोटे भाई बहन को कुछ खाने को मत दो। तो अगर वहाँ पर म्यूचुअल हैप्पीनेस हुई, मतलब वो सामने वाला भी खुश है और आप भी खुश हों, तो वो हमारा ट्रू होगा। अब ऐसा आपको करके देख लेना, खुद आपको पता चल जाएगा, आप तो खुश हो जाओगे, मतलब आप भी खुश नहीं होगे अगर आप अच्छे इंसान हो तो। और लेकिन सामने वाला भैया ऐसा होगा ना, छोटा भाई बहन की, तो लाफी और देगा खींच के। तो यही होता है लिव अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, नेक्स्ट इज इफ द प्रपोजल इज ट्रू इन वर्क विद रेस्ट ऑफ नेचर इट लीड्स टू म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। अगर रेस्ट ऑफ नेचर मतलब इसके अंदर सभी आते हैं, अगर वो प्रपोजल सही होगा, मतलब रेस्ट ऑफ नेचर के साथ भी आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, मतलब आप प्रॉस्पीरियस फील करोगे और नेचर भी आपके लिए प्रॉस्पीरियस फील करेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग प्रॉस्पीरियस फील करो नेचर के लिए नुकसान हो जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हाँ। तो इसके बाद आ रहा है कि अब ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके अंदर क्या होता है। अगर आप जैसे आप लोग अकॉर्डिंग टू लिव रखा, या आपने अकॉर्डिंगली लिव करके देख लिया, ठीक है, आपने नेचुरल एक्सेप्टेंस करके देख लिया, ठीक है। अब इससे होगा क्या, इससे आपको रियलाइजेशन आएगा, अंडरस्टैंडिंग आएगा कि हाँ वो प्रपोजल सही था या गलत था। और जब रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग आएगा तो वहाँ से आप टेस्ट कर सकते हो इसके 3 पॉइंट्स को, मतलब एश्योरेंस, सेटिस्फैक्शन, यूनिवर्सलिटी। ठीक है, जैसे जैसे आप ये वाला पॉइंट देख सकते हो, ये लिखा हुआ है दिस प्रोसेस नॉट कम्प्लीटेड, इट विल कंप्लीट व्हेन द वेरिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नेचुरल एक्सेप्टेंस इन अवर लिविंग अल्टीमेटली रिजल्ट्स इन रियलाइजेशन एंड अंडरस्टैंडिंग इन अस। ठीक है, अब उस रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग से होगा क्या, उस रियलाइजेशन और अंडरस्टैंडिंग से हमको 3 पॉइंट्स मिलेंगे। एश्योरिंग, हम लोग एश्योर हो जाएंगे, हमारा जो आंसर होगा ना येस और नो, हम लोग नेचुरल एक्सेप्टेंस से पूछे थे, हम उससे एश्योर हो जाएंगे कि हाँ वो सही है या गलत है। दूसरा सेटिस्फाइंग का मतलब हो गया हम लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे कि हाँ वो जो प्रपोजल था वो हमको फुलफ़िल कर भी रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक, यूनिवर्सल का मतलब हो गया कि वो जो हमारा जो प्रपोजल था, अगर वो सही होगा तो क्या वो यूनिवर्सल है भी नेचर में या नहीं, मतलब क्या वो हर जगह हर टाइम पे सेम है कि नहीं। जैसे टाइम हर टाइम पे सेम हो, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर स्पेस हर जगह पे सेम हो, इंडिविजुअल हर एक इंसान के लिए सेम हो। अगर इनमें से किसी एक का भी आंसर नो हुआ ना, चाहे एश्योरिंग हो, चाहे सेटिस्फाइंग हो, या फिर यूनिवर्सल के अंदर टाइम स्पेस इंडिविजुअल, किसी एक का भी आंसर नो हो गया तो वो हमारा वैल्यू एजुकेशन का सिस्टम है ही नहीं, वो फिर गलत है। ठीक है, आपको ये प्रोसेस ऑफ वैल्यू एजुकेशन समझ में आ गया होगा। अब ये इसका चार्ट है, इसको आपको बनाकर आना है एग्ज़ाम में। तो देखो, अब सही है, देखो इस चार्ट से पूरा समझा देता हूँ आपको फिर से। प्रोसेस ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, कि ये हमारा एक प्रपोजल है ऊपर लिखा हुआ है, इसको डायरेक्टली ट्रू मत एज्यूम करो, इसको खुद से अपने आप वेरीफाई करके देखो। ठीक है, इसको बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स वेरीफाई मत करो, मतलब इसको बेसिस ऑफ स्क्रिप्चर्स पे ट्रू और फॉल्स मत मान लो, या फिर किसी
इंसान ने इसको बोल दिया तो ट्रू और फॉल्स मत मान लो, या फिर इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग से ट्रू फॉल्स मत मान लो। इसको खुद सेल्फ वेरीफाई करो। सेल्फ वेरीफाई किससे कर सकते हैं? वेरीफाई ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल एक्सेप्टेंस, या फिर लिव अकॉर्डिंग टू इट। अगर लिव अकॉर्डिंग टू इट करेंगे तो ह्यूमन बीइंग के साथ जब रहेंगे तो आपको म्यूचुअल हैप्पीनेस मिलेगी, और जब आप नेचर के साथ काम करेंगे तो म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। इन दोनों प्रोसेस से, मतलब लिव अकॉर्डिंग टू से और नेचुरल एक्सेप्टेंस से जब वेरीफाई कर लो तो दोनों से एक ही चीज़ मिलेगी, रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग। रियलाइजेशन अंडरस्टैंडिंग से क्या पता चलेगा आपको कि वो प्रपोजल हमारा सही है या गलत है। गलत होगा तो बात खत्म, सही होगा तो फिर आपको ये टेस्ट करने पड़ेंगे, एश्योरेंस लेना पड़ेगा, सेटिस्फैक्शन लेना पड़ेगा, यूनिवर्सलिटी लेना पड़ेगा। एश्योरेंस में आपको एश्योर होना पड़ेगा कि हाँ वो आंसर सही था या नहीं था। सेटिस्फैक्शन में आपको सेटिस्फाई होना पड़ेगा खुद के लिए। यूनिवर्सलिटी के अंदर आपको यूनिवर्स उसको देखना पड़ेगा कि वो प्रपोजल यूनिवर्सल था भी या नहीं, टाइम स्पेस या इंडिविजुअल के। अगर किसी एक के लिए भी गलत हो गया तो वो पूरा का पूरा गलत हो गया। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और मेरा भी थोड़ा सा थक गया बोलते बोलते, थोड़ा पानी पी लेते फिर आपके आगे कंटिन्यू करते हैं। जब तक आपको क्या करना है, इस वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ, कमेंट कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो कुछ करना है कर दो, बस बंद मत करना। हाँ तो भाई लोग, नहीं, हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग? भाई फ्रेंड ही हूँ, बस बोल के देख रहा था कैसा लग रहा था। ठीक है, अब आपने यहाँ तक समझ लिया। अब ये जो था, मतलब कि ये थोड़ा सा जो कॉम्प्लेक्स पार्ट था सारा क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर अभी भी क्लियर नहीं हुआ ना तो आप नोट्स एक बार पक्का प्लीज़ पढ़ लेना। अब नोट्स नहीं पढ़ना, आपके पास क्वांटम होगी, क्वांटम नहीं हो तो मुझे मैसेज कर देना टेलीग्राम पर, ग्रुप्स के अंदर ही कमेंट में कर देना कि मैं आपको वहाँ पे क्वांटम भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब आप एक बार पढ़ लोगे ना तो फिर आपको लिखना अच्छे से आ जाएगी। तो बस आपने समझा एक बार देख लोगे ना तो आपको पता चल जाएगा मुझे लिखना क्या है, कैसे लिखना है। ठीक है, अब यहाँ से तो आगे सबको सिंपल सिंपल है। तो देखिए भाई, आता है पहले नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है? नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि वो एक्सेप्टेबल हो हर एक ह्यूमन बीइंग के द्वारा, हर एक टाइम पे, हर एक प्लेस पे। ये चीज़ होती है नेचुरल एक्सेप्टेंस। नेचुरल एक्सेप्टेंस इज़ अ वे टू एक्सेप्ट द गुड थिंग्स नेचुरली। हम लोग अच्छी थिंग्स को नेचुरली एक्सेप्ट कर सके, वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। नेचुरल एक्सेप्टेंस का मतलब होता है कि किसी भी इंसान के द्वारा उसे मना नहीं किया जाएगा, उसको डिनाई नहीं किया जाएगा, वो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस होता है। जैसे सेकंड पॉइंट बोल रहा है, इट ऑल्सो रेफर टू द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सेप्शन फ्रॉम अदर, मतलब और लोग इसको मना नहीं करेंगे। नीचे आ रहा है नेचुरल एक्सेप्टेंस इज अ मैकेनिज्म ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन। ये तो एक पैसिव पॉइंट है, जस्ट बढ़ाने के लिए आप लिख सकते हो कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या होता है? सेल्फ एक्सप्लोरेशन का एक प्रोसेस होता है। नेक्स्ट इज डज नॉट डिपेंड ऑन टाइम। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, बता दिया मैंने। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा प्लेस पे डिपेंड नहीं करता है, बता दिया। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा प्री कंडीशनिंग पे डिपेंड नहीं करता है। प्री कंडीशनिंग का मतलब होता है हम पहले से ही जो धारणा बना रखे हैं। जैसे एक टाइम तक पहले आप लोगों को पढ़ा होगा साइंस में, पहले ये सोचा जाता था कि सूरज पृथ्वी के चक्कर लगाता है, तो ये प्री कंडीशनिंग थी। फिर इसको साइंटिस्टों ने अपनी थ्योरीज बना बना के टेलीस्कोप वगैरह से वेरीफाई कर करके बताया कि ये चीज़ गलत है, तो वो प्री कंडीशनिंग थी। अब प्री कंडीशनिंग के ऊपर नेचुरल एक्सेप्टेंस बेस्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज सेम फॉर ऑल ऑफ अस। देखो ये जो पॉइंट्स हैं बहुत शॉर्ट हैं, इनको आप बड़ा बड़ा के लिखोगे वहाँ पर एग्जाम में, और बड़ा बड़ा कर कैसे लिखना चाहोगे, कैसे लिखना सीखोगे? आपको एक बार क्वांटम पढ़नी पड़ेगी इनके लिए। एक बार नोट्स पढ़ लो, फिर क्वांटम पढ़ लेना, आपकी मर्जी। क्वांटम डायरेक्ट पढ़ लेना, क्वांटम चाहिए वहाँ पे ग्रुप पे आ जाना बताने के लिए, मतलब टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो सेम हो सभी के लिए और कॉन्स्टेंटली देयर हो, मतलब वो हमेशा वहाँ पे एग्जिस्ट कर सके, ऐसा नहीं हो कि वो चेंज होती रहे, कॉन्स्टेंटली देयर हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल, ये स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है। एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन का मतलब होता है, जैसे यहाँ से पढ़ते हैं पहले, एक्सपेरिमेंटल वेरिएशन इज अ प्रोसेस डेट इन्फ्यूजेज डायरेक्ट एक्सपीरियंस विद द लर्निंग एनवायरनमेंट एंड कंटेंट। इसका मतलब है कि आपने मान रखा है, ठीक है, आपने अपने अंदर से पहले से कोई धारणा बना रखी है। अब उसका आप डायरेक्टली वेरीफाई कर सकते हो नेचर से, किस तरीके से? एक्सपेरिमेंटल के तरीके से आप उसका एक्सपीरियंस कर सकते हो, आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। आपने जो मान रखा है उसको आप किसी के साथ लागू करके देखो, अगर आपको सेम रिजल्ट मिले तो सही है, सेम रिजल्ट नहीं मिला तो गलत है। तो इसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन बोलते हैं। ये हमारा एक प्रोसेस होता है जो हमको डायरेक्ट एक्सपीरियंस देता है, हमको लर्निंग एनवायरनमेंट का। ठीक है, वॉट वी ऑलरेडी बिलीव टू बी ट्रू ऑफ अस इज़ वैलिडेटेड बाय सम सिचुएशनल फिनोमेना। मतलब हमने कुछ पहले से ही हमने ट्रू मान रखा है, उसको हम किसी चीज़ से वैलिडेट कर सकते हैं, कुछ फिनोमेना करके वैलिडेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करते कहते हैं। क्लियर हो गया ना पक्का? तो एक बार फिर से बोलता हूँ, एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन का मतलब होता है कि जो भी हमने धारणा बना रखी है अपने, जो भी हमने थॉट्स बना रखे हैं, जो भी हमारा थॉट सिस्टम है, जो हमारे बिलीव्स हैं, उन सबको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करने के प्रोसेस को ही एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन कहते हैं। ठीक है,
अब आता है बेसिक एस्पिरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। अब तो बहुत सिंपल है भाई, अब बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। बेसिक एस्पिरेशन ह्यूमन बीन, हर एक इंसान क्या चाहता है, हर एक इंसान ये चाहता है कि उसको कंटिन्यूस हैप्पीनेस मिले और कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी मिले। हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? हैप्पीनेस का मतलब ये होता है कि हमेशा खुश रहना, ह ये हैप्पीनेस है? नहीं, हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है। हैप्पीनेस ऐसे तो हर एक इंसान, आजकल तो वो जो सैड सैड शायरियाँ चलती हैं कि चेहरे की खामोशी, चेहरे को पढ़कर क्या जानोगे जनाब, आई मीन ऐसे ही कुछ चलता है ना। तो हैप्पीनेस का मतलब ये नहीं होता है जो ऊपर से दिखता है वो हैप्पीनेस होता है। हैप्पीनेस का मतलब होता है कि जब आप हारमनी के साथ रहो किसी लोग के साथ। वो मेरा गंदा सा जोक था, उसके लिए सॉरी। प्लीज़ मेरी वीडियो को डिसलाइक मत करना, और लाइक कर दियो तो लाइक को हटाना मत, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो देखिए भाई, हैप्पीनेस का मतलब होता है कि हम लोग हारमनी के साथ रहें पूरे नेचर के साथ, हम लोग अपने अंदर से इनर पीस रहे हमारे अंदर, उसे हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं। हम लोग टू बी इन स्टेट ऑफ लाइकिंग, मतलब हम लोग किसी चीज़ को लाइक कर रहे हैं, उसे हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं। तो ये सब हैप्पीनेस के अंदर आता है। अनहैप्पीनेस के अंदर क्या था? हम लोग हारमनी डिसहारमनी में रहें, हम लोग इनर पीस नहीं हो, मेंटल पीस नहीं हो, या फिर हम किसी चीज़ को डिसलाइक करें, वो हमारी अनहैप्पीनेस होता है। ठीक है, तो हैप्पीनेस समझ में आया, कंटिन्यूस हैप्पीनेस, मतलब ये तो हमारी हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस हो गया। अब आप बता सकते हो, इसको ही आप लिख सकते हो कि ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है। एक ह्यूमन बीइंग हर एक काम ऐसे करता है कि उसको हैप्पीनेस मिले। एक ह्यूमन बीइंग क्या चाहता है? कंटिन्यूसली हैप्पीनेस चाहता है, जिससे कि वो अपनी फैमिली के साथ हारमनी में रह सके और एक अपना जीवन सुखी व्यतीत कर सके, उसे हम लोग हैप्पीनेस बोलते हैं। ठीक, अब हर एक इंसान काम क्यों करता है? कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए। जो भी वो काम करता है, जैसे भी वो एक्शन परफॉर्म करता है, वो किसके लिए करता है? कंटिन्यूस हैप्पीनेस के लिए करता है। तो ये सब पॉइंट आप इसके अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट इज कंटिन्यूस प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? देखो, अभी तो इसके अंदर बाद में आएगा आई थिंक प्रॉस्पेरिटी। प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि हमको ये फीलिंग आए कि हमारे पास जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो मोर देन हमारी रिक्वायरमेंट से हैं। मतलब हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है हमारी फिज़िकल फैसिलिटीज़ की, उससे ज़्यादा हमारे पास फिज़िकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, उससे हम लोग बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी। हैं, अब देखो यहाँ से पढ़ते हुए चलते हैं। ह्यूमन ऑल्सो रिक्वायर फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बॉडी नीड्स, मतलब अपनी बॉडी की नीड्स को कंप्लीट करने के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ चाहिए ही चाहिए होती है। जैसा कि हम लोग ऑलरेडी जानते हैं, ह्यूमन बीइंग किसका कंपोजिशन होता है? सेल्फ का और बॉडी का। जो आई की नीड्स होती है वो डिफरेंट होती हैं, बॉडी की नीड्स हमारी डिफरेंट होती हैं। आई क्या चाहता है? ट्रस्ट चाहता है, हैप्पीनेस चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है, ये सब चाहता है। बट बॉडी क्या चाहता है? बॉडी हमारे लिए क्या चाहता है? जैसे कि उसको कंफर्ट मिले, उसको आराम मिले, गर्मियों में वो एसी चाहता है, सर्दियों में हीटर चाहता है। तो ये सब हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ के अंदर आती है। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी, अब देखो यहाँ से आया, प्रॉस्पेरिटी इज़ दी फीलिंग ऑफ हैविंग और मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़। ठीक है, अब आपको प्रॉस्पेरिटी अगर चाहिए तो प्रॉस्पेरिटी होने के लिए आपके पास दो चीज़ कंपलसरी होनी ही होनी चाहिए। पहले चीज़, करेक्ट असेसमेंट ऑफ नीड फॉर फिजिकल फैसिलिटीज़। आपको पता होना चाहिए कि मेरे को कितनी नीड चाहिए। ऐसा नहीं कि पैसा चाहिए तो बहुत सारा पैसा चाहिए, आप अंबानी बनने की सोचो, तो ये आपकी करेक्ट असेसमेंट नहीं है। वो तो आप बन जाओ धीरे धीरे, वो अलग चीज़ है। लेकिन असेसमेंट ये है कि मेरे को भाई इतना चाहिए कि मैं अपनी फैमिली को खिला सकूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है घर के अंदर तो उससे मैं झेल सकूँ, अगर मेरी फैमिली मतलब हैप्पीली रह सके, इससे हम लोग करेक्ट असेसमेंट बोलेंगे। दूसरा, द कॉम्पिटेंस ऑफ मेकिंग अवेलेबल मोर देन रिक्वायर्ड फिजिकल फैसिलिटीज़, मतलब इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि हम जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा फिजिकल फैसिलिटीज़ को प्रोड्यूस कर सकें या फिर मेंटेन कर सकें, इसे हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज़ बोलते हैं। देखिए आगे, वेल्थ इज़ हैविंग मनी और लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़। वेल्थ का मतलब क्या होता है? मनी होना या फिर लॉट ऑफ फिजिकल फैसिलिटीज़ होना। प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ में बहुत बड़ा अंतर है, वो हम आगे देख लेंगे अभी चलते चलते। बस चले बने रहो वीडियो के अंदर, फुल हो जाएगा कवर। ठीक है, अब इतना करा देंगे कि मतलब आपके 100 में से 80 नंबर तो आ ही जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, इफ़ वी हैव लॉट ऑफ वेल्थ देन वी कैन ऑल्सो फील डिप्राइव बिकॉज ऑफ लैक ऑफ करेक्ट असेसमेंट। ये बोल रहा है अगर हमारे पास मान लो बहुत सारे पैसा है तो फिर भी हम लोग डिप्राइव फील कर सकते हैं, मतलब हम लोग सैड रह सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास करेक्ट असेसमेंट नहीं। मान लो हमारे पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, फिर भी हम लोग क्या सोचेंगे, अरे यार अंबानी जैसा बन जाता तो अलग मज़े आते, रतन टाटा सर जैसा बन जाता तो अलग मज़े आते। तो ये सब क्या करेक्ट असेसमेंट की वजह से है। या फिर हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं, अगर हमारे पास लॉट ऑफ वेल्थ है फिर भी हम लोग हैप्पी नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी हमारे अंदर। तो वही सब यहाँ पे आता है। नेक्स्ट इज प्रोग्राम्स रिक्वायरमेंट टू फिल बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मेरे पीयूटी में आया था ये क्वेश्चन, मैंने कर दिया था। तो देखिए, क्या प्रोग्राम होते हैं ह्यूमन हैप्पीनेस के, तो अभी तो इसके अंदर वो सब बताया गया है कि बेसिक ह्यूमन एस्पिरेशन, कंटिन्यूस हैप्पीनेस होता है, प्रॉस्पेरिटी होता है। प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या होता है? फीलिंग होना कि हमारे पास मोर देन हो रिक्वायरमेंट।
ठीक है। बिसाइड फिजिकल फैसिलिटीज़ ऑल ह्यूमन वांट म्यूचुअली फुलफिलिंग रिलेशनशिप। मतलब कि फिजिकल फैसिलिटीज़ है, फिजिकल फैसिलिटीज़ होने के बाद भी इंसान क्या होता है, डिप्राइव फील करता है। डिप्राइव फील क्यों करता है? क्योंकि उसके पास अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं होते हैं। तो अच्छे रिलेशनशिप के लिए क्या रहता है, हर एक इंसान चाहता है कि वो भी रिलेशनशिप में आए। और यहाँ पर आप गलत मत समझना, रिलेशनशिप में आए, ठीक है। रिलेशनशिप में आए मतलब कि वो उसके पास एक ऐसा इंसान हो जिसके साथ वो अपना दुख सुख सब बांट सके। वो यहाँ पे माँ भी हो सकती है, वो सिस्टर भी हो सकती है, और वो आपकी वो भी हो सकती है, या फिर आपका वो भी हो सकता है। तो बस यही सब होता है। प्रोग्राम टू फिल बेसिक एस्पिरेशन, कंटिन्यूस हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, या फिर फिजिकल फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं, या फिर रिलेशनशिप बोल सकते हैं। 3 चीज़ें हैं। इनको और डिटेल में पढ़ेंगे अभी हम। बस ये तो आप पे बस समझने के लिए लिखा हुआ है। रिलेशनशिप विद अदर पीपल और ह्यूमन बीइंग लाइक फादर मदर ब्रदर सिस्टर फ्रेंड टीचर। एक चीज़ होनी चाहिए यहाँ पे, वाइफ। ह्यूमन बीन वांट अ गुड रिलेशनशिप विद ऑल ऑफ देम टू बी हैप्पी। ह्यूमन बीन क्या चाहता है, एक अच्छे रिलेशंस हो जिससे कि हम सभी के साथ हैप्पी रह सके। लेकिन आज के टाइम पे देखा जाए कि इंसान क्या चाहता है, वो ज़्यादातर फोकस किस पे करता है, रिलेशनशिप पे फोकस करता है, फिजिकल फैसिलिटीज़ पे फोकस करता है, ठीक है। और आगे देखते हैं। इन नोट्स को आप लोग पढ़ लेना एक बार वहाँ से देख के, ठीक है। अब देखो, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन एस्पिरेशन आर राइट अंडरस्टैंडिंग। आपके पास राइट अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या होता है? राइट अंडरस्टैंडिंग आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है, जिससे आप लोग असेसमेंट कर सकते हो कि ये सही है और ये गलत है। ये हमारे लिए इतनी नीड है हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़ की, और इतनी नीड नहीं है। ये सब हमारा होता है राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग से ही हम लोग अपने आप को प्राण मतलब प्राणी अवस्था मतलब जो एनिमल होता है ना, एनिमल की थिंकिंग से ह्यूमन थिंकिंग अंदर आते हैं। एनिमल क्या चाहता है? एनिमल चाहता है उसको आराम मिले, उसको बस पैसा, उसको बस आराम मिलता रहे बस। एनिमल पैसा थोड़ी चाहता है, पैसा तो हम चाहते हैं, हम भी एनिमल बन गए हैं आजकल देखा जाए तो, ठीक है। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ये थी राइट अंडरस्टैंडिंग। राइट अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि हम लोग डिसाइड कर सकें कि हमको कितना चाहिए, क्या चाहिए और कैसे चाहिए। ये होता है राइट अंडरस्टैंडिंग के अंदर। ये एक टूल होता है जो हमको हेल्प करता है फुलफिलमेंट ऑफ आवर एस्पिरेशंस। इट बेसिकली नीड्स ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एनिमल कॉन्शियसनेस टू ह्यूमन कॉन्शियसनेस। ये मैंने बता दिया। बस आपको लास्ट तक वेट करना है कि एनिमल कॉन्शियसनेस ह्यूमन कॉन्शियसनेस आपको सब समझ में आएगा। मतलब एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एनिमल थिंकिंग, और ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है ह्यूमन थिंकिंग। अभी बस इतना समझ लो। राइट अंडरस्टैंडिंग हेल्प अस टू डिसाइड हाउ वी वर्क फॉर फिजिकल फैसिलिटी एंड मेंटेन फीलिंग ऑफ डिफरेंट रिलेशनशिप विद अदर्स। राइट अंडरस्टैंडिंग ही हमको बताता है कि हम लोग कैसे फिजिकल फैसिलिटीज़ को मेंटेन कर सकें और दूसरे के साथ रिलेशनशिप को भी मेंटेन कर सकें, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेशनशिप। रिलेशनशिप तो मैंने बताया। रिलेशनशिप क्या होता है? नेचर के अंदर हार्मनी बनाने के लिए एक नीड होती है अफेक्शनेट रिलेशनशिप्स की। मतलब ऐसा रिलेशन जिसके अंदर आप अफेक्शन दिखा सको, ऐसा रिलेशन होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये रिलेशनशिप होगी तभी इंसान क्या होगा, उसकी एस्पिरेशंस बहुत अच्छे से होंगी। मैंने बताया आपको, अगर किसी इंसान के पास फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत सारी हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग भी, लेकिन उसके पास रिलेशनशिप्स नहीं है, मतलब उसके पास माँ नहीं है अगर मान लो, तो वो कितना दुखी रहता है कि इंसान। उसके बाद अगर पिता का साया नहीं है तो वो कितना दुखी रहता है। तो यही सब है कि अगर आपके पास रिलेशनशिप भी अच्छे अच्छे होने चाहिए, जिससे कि आप लोग अपनी एस्पिरेशंस को फुलफिल कर सको। नेक्स्ट इज़ फिजिकल फैसिलिटीज़। फिजिकल फैसिलिटीज़ क्या होता है? जैसे कि फूड हुआ, क्लॉथ हुआ, शेल्टर, प्रोटेक्शन, ये सब हमारी बेसिक नीड होती है ह्यूमन बींग्स की। तो ये सब होना ही होना चाहिए, वो भी मोर देन रिक्वायर्ड। ऐसा नहीं हो कि जितना चाहिए उससे कम हो, नहीं, मोर देन रिक्वायर्ड हो। तो यहीं तक ख़त्म कर दें आज की वीडियो। यार 4 पेज हो रहा है, बस थोड़ा सा हो रहा है, चलो थोड़ी देर और रुक जाओ। अब देखो, एस एस वी डी डी, SSDD ये क्या है? देखो, जो अब देखो भाई, पहले SSDD को समझने से पहले एक बात समझ लो, बेसिक एस्पिरेशन क्या होते हैं? कंटिन्यूस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी। और इनको फुलफिल करने के प्रोग्राम क्या होते हैं? राइट अंडरस्टैंडिंग होना, रिलेशनशिप होना, फिजिकल फैसिलिटीज़ होना, ठीक है। अब इंसान आज के टाइम पे क्या करता है? राइट अंडरस्टैंडिंग होती है तो वो 2 चीज़ों के ऊपर लगाता है। पहली तो राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप के अंदर लगाता है, दूसरी लगाता है राइट अंडरस्टैंडिंग फिजिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर। लेकिन आजकल बेसिकली इंसान क्या होता है, देखो यहीं से पढ़ते हुए चलते हैं, आपको आगे क्यों ले जाऊँ फालतू में, फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो। इंसान जो होता है राइट अंडरस्टैंडिंग रखता है, राइट अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप में रखता है, फिजिकल फैसिलिटीज के अंदर रखता है, ठीक है। वर्किंग विद दिस ऑर्डर वी आर एबल टू एंश्योर म्यूचुअल फुलफिलमेंट विद अदर ह्यूमन बींग्स, ठीक है। अगर हम इस ऑर्डर के अंदर काम करें, जैसे कि राइट अंडरस्टैंडिंग हो, पहले राइट अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करें, फिर रिलेशनशिप के ऊपर लगाएं, फिजिकल फैसिलिटीज़ का लगाएं। अगर हम इस ऑर्डर में काम करेंगे तो हमारे अंदर क्या होगी? म्यूचुअल हैप्पीनेस भी आएगी, प्रॉस्पेरिटी भी आएगी। लेकिन आज के टाइम पे क्या इंसान करता है, वो फिजिकल फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है।
आप और मैं भी फिजिकल फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, राइट अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही कम है, इसीलिए तो वैल्यू एजुकेशन वाला ये यूएचवी सब्जेक्ट लाया गया है। तो बस जब इंसान फिजिकल फैसिलिटीज़ पे ज़्यादा फोकस करता है, इसी के बेसिस पे 3 कैटेगरी बनाई गई हैं। ये बस मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वहाँ पे लिखना नहीं है। इसी बेसिस पे 3 कैटेगरी बनाई गई हैं, एसवीडीडी, एसएसटीडी और एसएसएसएस। तो देखो पहली आते हैं एसवीडीडी। एसवीडीडी का मतलब होता है साधन विहीन दुखी दरिद्र। मतलब इसके अंदर वो इंसान आते हैं, और वो इंसान आते हैं जिनके पास साधन नहीं है, मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है। तो भाई जिनके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ नहीं है वो दुखी तो होंगे ही होंगे, दरिद्र तो होंगे ही होंगे। तो इसके अंदर वो इंसान होते हैं जिनके पास मटेरियल डेफिशिएंट होते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, डिप्राइव्ड रहते हैं। ठीक है भाई। एसएसडीडी, एसएसडीडी का मतलब होता है साधन संपन्न दुखी दरिद्र। मतलब कि इसके अंदर वो इंसान होते हैं जिनके पास साधन है, संपन्न भी हैं, पर फिर भी वो दुखी हैं, दरिद्र हैं। वो क्यों है? क्योंकि राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है, उन्हें और चाहिए, और दो, पैसा दो, बस और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। तो वो हमारे इसके अंदर फॉल करते हैं। तो इन इंसान को हम लोग क्या बोलते हैं? मटेरियल एफ्लुएंट बोलते हैं। लेकिन मतलब मटेरियल एफ्लुएंट तो हैं, इनका पैसा तो है, मटेरियल तो है, लेकिन अनहैप्पी और डिप्राइव्ड है। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ एक और कैटेगरी आती है एसएसएसएस। इसका मतलब हो गया साधन संपन्न सुखी समृद्ध। मतलब साधन से वो संपन्न है, मतलब उनके पास फिजिकल फैसिलिटीज़ हैं, मोर देन रिक्वायर्ड है, और वो सुखी भी हैं, समृद्ध भी हैं, क्योंकि इनके पास राइट अंडरस्टैंडिंग है बहुत अच्छे से। तो ये लोगों को क्या बोलते हैं हम लोग? मटेरियल एफ्लुएंट है, हैप्पी हैं, प्रॉस्परस हैं। ठीक है भाई। अब तो बस 2 पेज रह गए हैं, बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ, फिर आपकी यूनिट 1 खत्म। अब देखो मैंने नोट करके 2-3 पॉइंट लिखे हुए हैं। इसका मतलब है हैप्पीनेस इज अ स्टेट वेयर देयर इज हारमनी ऑल अराउंड। हैप्पीनेस का मतलब होता है ये वो स्टेट होती है जिसके अंदर हारमनी होती है सभी लेवल्स के साथ। अनहैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, स्ट्रगल और कन्फ्लिक्ट विद इन अस और विद एनी अदर पर्सन। अनहैप्पीनेस का मतलब होता है कि ये वो स्टेट होती है या फिर वो कंडीशन होती है जहाँ पे हमारे कॉन्ट्राडिक्शन होते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे पर्सन के साथ, स्ट्रगल होता है, कन्फ्लिक्ट होते हैं दूसरे लोगों के साथ। ठीक है। दूसरा आता है मिसट्रस्ट, डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। मेरी राइटिंग के लिए थोड़ा खेद करता हूँ मैं, आपको असुविधा हो रही होगी, ये लीजिए। मिसट्रस्ट, डिसऑनेस्टी, लैक ऑफ रिस्पेक्ट एंड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आर सम फीलिंग डेट लीड टू दी अनहैप्पीनेस। इन फीलिंग से हमें अनहैप्पीनेस होती है, जैसे ट्रस्ट ना करना, ऑनेस्टी ना दिखाना, रिस्पेक्ट ना देना, कॉन्फिडेंस का कमी होना, इन सबसे अनहैप्पीनेस होती है। ठीक। फिजिकल फैसिलिटीज़ वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर बॉडी आर कम्स फ्रॉम अंडर फिजिकल फैसिलिटीज़। मतलब फिजिकल थिंग्स मतलब वो फिजिकल थिंग्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है अपनी बॉडी की केयर करने के लिए, उन्हें हम लोग फिजिकल फैसिलिटीज़ बोलते हैं। अब आता है हमारा प्रॉस्पेरिटी और वेल्थ के अंदर अंदर अंतर। तो प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है ये हमारी वो स्टेट होती है हमारी बॉडी के मतलब हमारे माइंड के अंदर वो स्टेट होती है, हमारी एक्चुअली लाइफ के अंदर वो स्टेट होती है जब हमारे पास जो हमको फिजिकल थिंग्स चाहिए वो तो हैं, वही मोर देन रिक्वायर्ड है, मनी भी है हमारे पास, लेकिन साथ में अदर फैक्टर हों, जैसे ये हेल्थ हो गई, हैप्पीनेस हो गई, ये सब होगा तो हमारा प्रॉस्पेरिटी होती है। वेल्थ का मतलब होता है सिर्फ हम रिच हैं, हमारे पास पैसा है, हमारे पास मटेरियल थिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा मनी है, सिर्फ वो वेल्थ है। वेल्थ के अंदर अदर कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर नहीं आ रहे, जैसे कि हेल्थ है, हैप्पीनेस है, ये चीज़ नहीं आ रही। ठीक है। प्रॉस्पेरिटी के अंदर वेल्थ भी आ जाती है और दूसरे फैक्टर भी आ जाते हैं, और इसके अंदर वेल्थ इट इज़ अ काइंड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, मतलब बस वही यही है और कुछ नहीं है। वैसे बहुत कम आता है तो 1 नंबर में आता है, तो आप ऊपर ऊपर वाले 1 पॉइंट लिख सकते हो। अब आता है ह्यूमन एंड एनिमल कॉन्शियसनेस। ठीक है। तो कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि हम लोग अवेयर हैं हमारे सराउंडिंग में क्या हो रहा है, उसको हम रिस्पॉन्स कर सकें, उसे हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। ठीक है। इंडिविजुअल अवेयरनेस ऑफ यूनिक थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग, सेंसेशन एंड एनवायरनमेंट्स। मतलब एनवायरनमेंट जो हो रहा है, हमको जो सेंसेशन आ रही है, हमको जो फीलिंग आ रही है, हमारी जो मेमोरीज है, उनके लिए हम जो कॉन्शियसनेस वाली फीलिंग दिखाते हैं, कॉन्शियसनेस दिखाते हैं, उसे हम लोग मतलब जो अवेयरनेस दिखाते हैं, सॉरी, जो हम लोग अवेयरनेस दिखाते हैं उसे हम लोग कॉन्शियसनेस बोलते हैं। अब ये कॉन्शियसनेस हमारी 2 टाइप की होती है, एक एनिमल कॉन्शियसनेस और एक होती है ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो देखो एनिमल कॉन्शियसनेस क्या होती है, ये क्वेश्चन एक बार आया था यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के अंदर। तो देखो एनिमल कॉन्शियसनेस का मतलब होता है एनिमल रिक्वायर ओनली फिजिकल थिंग्स टू सर्वाइव। एनिमल को सिर्फ फिजिकल थिंग्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। अगर पॉइंट से वाइज ही चलते हैं, टू लिव सोनली ऑन फिजिकल फैसिलिटीज़ इज कॉल्ड एज लिविंग इन एनिमल कॉन्शियसनेस। मतलब अगर सिर्फ हम फिजिकल फैसिलिटीज़ की ही परवाह करते हुए जीवित रहें,
मतलब हम लोग सिर्फ फिजिकल फैसिलिटीज़ के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स जो होते हैं हैप्पीनेस, हारमनी, इन सब के ऊपर हम इन सब के ऊपर स्ट्रेस ना डालें या फिर इन सब के ऊपर फोकस ना करें, तो हम उसे एनिमल कॉन्शियसनेस कहते हैं। फिजिकल फैसिलिटीज़ फॉर एनिमल आर नेसेसरी एंड कंप्लीट। एनिमल के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं और कंप्लीट। जैसे एक मान लो एक डॉग है, उसको रहने के लिए जगह चाहिए। अब वो जगह उसको कहीं भी मिले, वो कंप्लीट है, उसको कोई टेंशन नहीं है। वो चाहे अपना जगह किसी के घर के आगे बना ले तो लोग वगैरह भी वहाँ पे परेशान करते, लेकिन उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे वहाँ रहना है तो रहना है। तो यही बोल रहा है कि फिजिकल फैसिलिटीज़ एनिमल के लिए नेसेसरी होती हैं, कंप्लीट होती हैं। जैसे कि एक पेट डॉग है, ये मेरी बुक में एग्जांपल था, पेट डॉग विल बी हैप्पी विद द फूड यू गिव इट, बी हैप्पी आफ्टर ईटिंग। एक पेट डॉग है, आप उसको खाना दे सकते हो, आप उसको खाना दोगे, मतलब दे सकते क्या, आपको देना पड़ेगा, आपका पेट है तो आपको देना पड़ेगा बिल्कुल। तो आप उसको खाना दोगे तो वो हैप्पी रहेगा उसको खाने के बाद। लेकिन ह्यूमन कॉन्शियसनेस के अंदर क्या होगा ये बताते हैं यहाँ पे। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का मतलब होता है टू लिव विद ऑल थ्री, राइट अंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप विद ह्यूमन एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ इज नोन एज ह्यूमन कॉन्शियसनेस। मतलब जब हम राइट अंडरस्टैंडिंग को भी कंसीडर करें अपने रहने के लिए, फिजिकल फैसिलिटीज़ को भी कंसीडर करें और रिलेशनशिप भी कंसीडर करें, तब हम उसे ह्यूमन कॉन्शियसनेस कहेंगे। ह्यूमन बीइंग के लिए फिजिकल फैसिलिटीज़ नेसेसरी तो हैं लेकिन कंप्लीट नहीं है। उन्हें फिजिकल फैसिलिटीज़ तो चाहिए, लेकिन साथ में हैप्पीनेस भी चाहिए ही चाहिए, तभी वो रहेंगे। ऐसा नहीं है फिजिकल फैसिलिटी, मान लो घर बना लिया, अब बहुत मतलब ऊंचा सा घर बना लिया, लेकिन उस घर की वजह से वहाँ पे रोज़ फाइट हो रही हैं लोगों के साथ आसपास, वो उसके दुश्मन उसके बहुत ज़्यादा क्रिएट हो रहे हैं आसपास, मतलब हो जाती है ना लड़ाई। तो वो सब अगर वो सब होगा तो क्या वो हैप्पीनेस रहेगा? तो वो हैप्पीनेस में रह ही नहीं पाएगा। तो इसी को हम लोग ह्यूमन कॉन्शियसनेस बोलते हैं कि जब वो फिजिकल फैसिलिटीज़ के तो ऊपर फोकस करे, लेकिन साथ में हैप्पीनेस के ऊपर भी फोकस करे। कंटिन्यूस हैप्पीनेस इज अचीव्ड फ्रॉम राइट अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप विद ह्यूमन, प्लस है ये बीच में, ठीक है। तो कंटिन्यूस हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? राइट अंडरस्टैंडिंग तो हो, साथ में रिलेशनशिप भी हो ह्यूमन के साथ। प्रॉस्पर्टी कैन बी अचीव बाय राइट अंडरस्टैंडिंग प्लस फिजिकल फैसिलिटीज़। प्रॉस्पर्टी कहाँ से होगी? फिजिकल फैसिलिटीज़ से आएगी और राइट अंडरस्टैंडिंग से आएगी। मतलब फिजिकल फैसिलिटीज़ हो प्लस राइट अंडरस्टैंडिंग हो तो हमारे पास प्रॉस्पर्टी आएगी। हैप्पीनेस कहाँ से आएगी? राइट अंडरस्टैंडिंग से प्लस रिलेशनशिप विद ह्यूमन। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पेट डॉग जो हमने खाना दिया था उसको कोई टेंशन नहीं, वो फूड कैसे बनाए कहाँ से बनाए, लेकिन हम ह्यूमन हम टेंशन लेते हैं भाई इस फूड के अंदर कौन सा केमिकल यूज़ किया गया होगा, अरे यार कितने नीट एंड क्लीन तरीके से इसको बनाया भी गया होगा या नहीं बनाया गया हो। तो इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो आई होप आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर देना भाई, मैं हो सकता है रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, पूरा उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और दबा के लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और इसके अंदर हाँ एक दो टॉपिक रह गए हैं, जैसे कि हारमनी एट ऑल फोर लेवल्स, तो उसको आप क्वांटम से पढ़ लेना, बहुत सिंपल टॉपिक, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, ठीक है। मेरे वो नोट्स में कंप्लीट हो नहीं रहा था, इस वजह से मैंने उसको आधा लिया भी नहीं। ओके, तो बाय बाय टीटा, मतलब टीटा नहीं टाटा, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।